हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक आरसी सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है जिसका वोल्टेज V है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R और यहाँ पर एक कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। इसके गैप में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को फिल कर दिया गया है जिसका डायमेंशन एग्जैक्टली इस गैप के बराबर था और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था। तो ऑब्वियस है जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स C हो गया होगा। अब इसको स्टेडी स्टेट में आने दिया गया एंड एज सुन एज द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, जैसे ही ये स्टेडी स्टेट में आता है यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है उसको सडनली रिमूव कर लिया। मतलब पहले यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ था, इसको स्टेडी स्टेट में आने दिया, जैसे ही इस पर चार्ज स्टेबल हुआ, स्टेडी स्टेट अचीव हुआ, जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट था उसको सडनली रिमूव कर दिया गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज correct expression for heat generated in the resistance until a steady state is reached again। यानी कि पहले तो एक स्टेडी स्टेट में ये आ ही चुका था, अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को हम पुल करके निकाल देंगे तो इसका कैपेसिटेंस KC से C हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट चार्ज डिफरेंट होगा तो इसको वापस फिर से स्टेडी स्टेट आने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक सर्किट में करंट होगा तो तब तक रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस भी हो रहा होगा। सो वी नीड टू चेक कि कितना हीट जनरेट हुआ डाइलेक्ट्रिक के पुल करने के बाद फाइनल स्टेडी स्टेट आने तक। तो ऑब्वियस है कि हमें ये देखना होगा कि जब ये डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ था तो प्लेट पे कितना चार्ज था और डाइलेक्ट्रिक के सडनली रिमूव करने से क्या हुआ, और फिर जब तक फाइनली स्टेडी स्टेट अचीव हुआ तब तक इसमें करंट कैसे बदल रहा था। तो एक बार हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता है तो बहुत सिंपल तरीका है I²R/dt का इंटीग्रेशन हम अगर कर देते हैं उतने टाइम के लिए जितने टाइम में स्टेडी स्टेट अचीव होता है तो यही हमारा हीट जनरेटेड आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एनर्जी एक्सचेंज के टर्म्स में भी हम हीट जनरेटेड निकालने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है, KC है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो स्टेडी स्टेट में हम जानते हैं कि करंट ख़त्म हो जाएगा तो जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा KC इंटू V, यहाँ पर माइनस KC इंटू V। सो दिस इज़ द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ बोथ द प्लेट्स व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये इनिशियल चार्ज है। अब व्हेन यू रिमूव दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव करेंगे, यू आर डूइंग इट सडनली, आप इसको तुरंत से हटाएंगे तो प्लेट्स पर चार्ज तुरंत नहीं बदल पाएगा क्योंकि चार्ज को चेंज होने में समय लगेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जस्ट आफ्टर रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक प्लेट चार्ज रिमेन्स सेम। जस्ट आफ्टर removal of dielectric, charge on the plates, charge on capacitor plates remains same। This is our assumption और ये assumption बहुत ही convincing है, correct है, ऐसा assumption हम बिल्कुल ले सकते हैं। तो this is the charge just after removal of the dielectric। अब इसको इस स्टेट से नए वाले स्टेडी स्टेट में आना है और ध्यान रखिए इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस ऑफ C है। तो अगर आपको पता हो कि किसी RC सर्किट में, अब इसका डेरिवेशन तो अभी कर पाना मुश्किल है क्योंकि टाइम लिमिटेशन है। यहाँ पर अगर कोई कैपेसिटर है और कोई बैटरी है यहाँ और साथ में कोई रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है, तो अगर कैपेसिटर पे इनिशियली कुछ चार्ज था और उस टाइम हम यहाँ पर बैटरी को क्लोज़ करते हैं, उस टाइम पर हम बैटरी को क्लोज़ करते हैं t=0 पर, पहले से t=0 पर कैपेसिटर पे कुछ चार्ज था और यहाँ बैटरी का वोल्टेज V है, ये रेजिस्टेंस R है। तो इस पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लिखेंगे तो दैट चार्ज इज CV 1 - e⁻t/RC प्लस Q इनिशियल e⁻−t/RC आएगा। अगर आपने RC सर्किट पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। तो हमारे कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज कितना है ये हमें पता है और इसी स्टेट को हम t=0 मानते हैं।
तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस पे जो चार्ज होगा दैट चार्ज Q विल बी C इंटू कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज भी है, CV इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस Q इनिशियल, मान लीजिए मैं इस प्लेट पर ही लिख रहा हूँ, तो Q इनिशियल इज KCV e to the power minus t upon RC. So this is the initial charge. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो ये CV इधर आ गया और यहाँ पे हम CV को लिख सकते हैं CV e to the power minus t by RC को अगर बाहर कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी वो टर्म है, यहाँ पर भी वो टर्म है, तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ K बचेगा, तो K -1. दिस इज हाउ चार्ज वेरीज ऑन दिस प्लेट. अच्छा, एक बात हमें ये पता है कि इस प्लेट पे जो चार्ज है ना वो घटेगा. तो चार्ज घटेगा क्योंकि फाइनली स्टेडी स्टेट में इसके क्रॉस वोल्टेज तो V हो जाएगा और यहाँ कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ चार्ज होगा CV, यहाँ माइनस CV. अच्छा, ये मत सोचना कि अभी इस इंस्टेंट पर इसके क्रॉस वोल्टेज V है, नहीं, इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंट है. V तो तब था जब यहाँ डायलैक्ट्रिक लगा हुआ था. चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटेंस बदल गया, तो यहाँ पर अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली KCV अपॉन C, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज एक्चुअली KV, लेकिन अल्टीमेटली इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होना है, पोटेंशियल डिफरेंस V. तो ऑब्वियस है कि यहाँ से चार्ज घटेगा तो चार्ज का फ्लो इधर की तरफ होगा. तो क्योंकि चार्ज डिक्रीज होगा, तो अगर हम करंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट, तो हमें माइनस dQ/dt करना चाहिए क्योंकि चार्ज इज डिक्रीजिंग. और एक बार करंट हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा तो वी कैन ईजिली राइट चार्ज. तो करंट विल बी, वी कैन ईजिली राइट द एनर्जी, चार्ज नहीं, एक बार करंट हमें मिल जाता है तो वी कैन राइट हीट लॉस, एनर्जी लॉस्ट. तो I इज माइनस dQ/dt, ये टर्म 0, तो इसका CV और ये K-1 जो कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन जो आएगा, यहाँ -1 लगा देते हैं पहले से, इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा -1/RC e to the power minus t upon RC. सो दिस माइनस एंड माइनस गेटिंग कैंसल्ड, तो हमारे पास आ गया V/R K-1 e to the power minus t by RC. This is the current. And what will be heat lost? Heat lost will be integration of I square R dt from t equal to 0 to the time till steady state is reached. तो हमें पता है स्टेडी स्टेट तो आएगा t टेंस टू इन्फिनिटी पर. स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना होना है भाई, CV. ये तो तब CV होगा जब यहाँ t को आप इन्फिनिटी पुट करेंगे. हम सब जानते हैं कि मैथमेटिकली कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने के लिए मैथमेटिकली टाइम कितना लग जाता है, इनफाइनाइट. तो t टेंस टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पर अगर हम I स्क्वायर का वैल्यू पुट करें तो V²/R² K-1 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो e टू द पावर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर 2 भी आ जाएगा, -2t/RC R इंटू dt. तो एक R से तो एक R यहीं कट गया, हमारे पास आया V²/R K-1 स्क्वायर. और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा टर्म -RC/2 और यहाँ पर e टू द पावर -2t/RC है ना. ये जो 2/RC उससे डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2/RC, तो ऊपर RC/2 चला गया और इसको ऐसे ही लिख दिया, लिमिट विल बी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आएगा ये, और 0 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, तो 0 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया. और यहाँ पर ये जो दो टर्म है, एक सेकेंड, ये जो दो चीज़ है R एंड R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा हाफ, ये C, ये V² हाफ CV² K-1 स्क्वायर. दिस इज द हीट लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस, हाफ CV² K-1 का स्क्वायर. दिस इज वन वे, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं. अनदर वे विच इज़ द मोस्ट यूज़फुल वे, जिसको हम बार बार यूज़ करते भी हैं, वह है इनिशियल और फाइनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, बैटरी ने कितना वर्क किया, उन सब का जो एक्सचेंज हम लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो एनर्जी लॉस हुआ, जो एनर्जी का डिफरेंस आया
एक तो इनिशियल एनर्जी है कुछ, फिर कैपेसिटर पे फाइनल एनर्जी कुछ है, और इस प्रोसेस में बैटरी ने भी वर्क किया। तो वहाँ पर देख लेते हैं कि भाई बैटरी ने जो वर्क किया उसका कितना पार्ट कन्वर्ट हो पाया कैपेसिटर में, और जो पार्ट कैपेसिटर की एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाया वो हीट में लॉस हो गया। तो चलिए एक बार वो भी तरीका देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा मेथड 2 है, और ज़्यादातर मैं इसी मेथड का यूज़ करता हूँ जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जो इनिशियल एनर्जी है वो तो Q²/2C है। तो Q² यानी KCV का स्क्वायर बाई 2C। तो ये हमारा है K² CV² ये हमारा है इनिशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनली क्या आएगा भाई? फाइनली तो चार्ज आ जाएगा CV। फाइनली जो चार्ज आएगा इस पर वो तो आएगा CV। तो यहाँ पर आ गया CV, यहाँ पर -CV, और इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया V। तो जो फाइनल चार्ज, फाइनल एनर्जी है दैट इज हाफ CV²। सेकेंड, अच्छा, व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी? एक बात देखिए, यहाँ पर चार्ज पहले KCV था, अभी चार्ज यहाँ पर जो है वो CV है। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? इधर से इधर फ्लो हुआ होगा, क्योंकि इस पर चार्ज घटा है। तो KCV से CV हुआ, यानी चार्ज जो फ्लो हुआ बैटरी से वो K-1 इंटू CV हुआ। पहले KCV था, अभी CV है, तो डिफरेंस विल बी द चार्ज फ्लोन। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हुआ, यानी बैटरी हैज़ डन नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय बैटरी इज -ΔQ फ्लोन इंटू V, या ΔQ फ्लोन पोटेंशियल डिफरेंस V-0 करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो चार्ज ये है और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो दिस विल बी K-1 CV²। सो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं U इनिशियल जितना था प्लस बैटरी ने जो वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी, माइनस द एनर्जी लॉस्ट इन रेजिस्टेंस, दिस विल बी जितना था बैटरी ने जो किया उसमें से जो रेजिस्टेंस में लॉस हो गया, सब मिलाकर जो बचा वही है U फाइनल, है ना। मेरे पास कुछ था, किसी ने कुछ दिया उसको ऐड कर दिया, किसी ने कुछ लिया उसको घटा दिया, तो जो ये टोटल बनेगा वही तो फाइनल बनेगा। बस इतना सा बात है। तो इनिशियल है K², एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनिशियल है K² CV²/2, इनिशियल एनर्जी यही था ना, देख लीजिए भाई, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी हमने लिख लिया है -K-1 CV² माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस इज हाफ CV²। तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस विल बी, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर लाऊं तो हाफ CV² कॉमन ले लेता हूं। बोलोगे यहाँ तो हाफ नहीं है, तो ठीक है भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/2 कर दीजिए। तो हाफ CV² बाहर, यहाँ बचा K² इस वाले टर्म का, और इसका हाफ CV² बाहर, तो यहाँ -2K + 2 हो जाएगा, -2K + 2, और इधर से जो आया तो उसका -1 हो गया। तो ये कितना बन गया भाई? K² -2K + 1, तो K-1 का स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ CV² K-1 का स्क्वायर। ये वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, है ना, लेकिन दोनों मेथड मुझे बताना था, तो आई थिंक सभी तरीके से हमने देख लिया इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर, हाफ CV² K-1 स्क्वायर। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप डायलैक्ट्रिक को पुल करते हैं तो उसके तुरंत बाद प्लेट्स पे जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद एनालिसिस अपना शुरू करोगे तो आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, एंड यू विल गेट द राइट आंसर। So this is everything. Thanks for watching. See you in the next solution video.